चलिए तो आज हम बात करेंगे 4 मार्क्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है? और जो है उन क्वेश्चंस के बारे में भी जो पेपर में पहले भी आए हुए हैं। ये जो आपको 19, 20, 21 दिखेगा, ये इसलिए क्योंकि जो है ये सारे के सारे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और उनको जो है यहाँ पे लाया गया है, ठीक है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उसके अगर हम सहयोग के क्षेत्र की बात करें, तो ये रहा है कि भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की थी। ठीक है? इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी का बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। जब हम विवाद के मुद्दे की बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, तो विवाद का मुद्दा क्या है? गंगा और तीस्ता नदी के जल बँटवारे को लेकर दोनों के बीच मतभेद है। साथ के साथ जो है भारत में अवैध आप्रवास और सीमा पार होने वाली तस्करी भी जो है हमारे बीच भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक मुद्दा रहा है। आगे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तो वो है हमारा नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए और नेपाल का राज लोकतंत्र की ओर सफ़र काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है इसके बारे में बताइए। तो ये जो है पीवाईक्यू में आया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि नेपाल पहले जो है राजाओं का शासन होता था, फिर जो है वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र आया, लेकिन राजा के पास अंतिम शक्तियाँ रहती थी। फिर क्या हुआ कि नेपाल में बहुत सारे जन आंदोलन हुए, उस जन आंदोलन के कारण जो है वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है? और फिर जो है माओवादियों ने मिलकर राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन किए और फिर राजशाही का अंत कब हुआ? 2008 में जब जो है नेपाल से राजशाही को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया गया। नेपाल में नया संविधान 2015 में जो है लाया गया। 2015 में नया संविधान अपनाने के बाद नेपाल अब तक अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक तरीके से ही कार्य करता हुआ आया है। ठीक है? वर्तमान में वहाँ पे जेन ज़ी मूवमेंट भी हुआ था जिसके बाद अब के समय के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलेन शाह हैं। ठीक है? आगे क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भारत की रणनीति की व्याख्या कीजिए। ठीक है? तो भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 4 प्रमुख घटकों या रणनीतियों को अपनाया है। पहली रणनीति क्या है? सैन्य शक्ति का सशक्तिकरण, यानी कि हमने जो है पड़ोसी देशों के साथ विवादों को देखते हुए अपनी सेना को बहुत मजबूत किया, अपनी सैन्य क्षमता को बढ़िया किया है और हमने जो है परमाणु शक्ति का भी जो है विकास कर लिया है। ठीक है? दूसरा क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को मजबूत करना। तो भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किया है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें अपने इम्पोर्टेंट इसी में जो है अगर हम बात करें अगले पॉइंट की तो वो है आंतरिक सुरक्षा। ठीक है? तो देश के भीतर अलगाववादी आंदोलन को लोकतांत्रिक संवाद और विकास के माध्यम से सुलझाने का भारत ने हमेशा प्रयास किया है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, तो वो है आर्थिक विकास। ठीक है? तो सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक मजबूती से जुड़ा है ताकि देश गरीबी से बाहर निकल सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जल के उदाहरण की सहायता से संसाधनों की भू-राजनीति की व्याख्या कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये 6 मार्क्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है? तो हम इसकी अगर हम बात करें तो संसाधनों की भू-राजनीति का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए देशों के बीच होने वाला राजनीतिक संघर्ष। तो जल एक रणनीतिक संसाधन है, अगर हम देखें। तो 11वीं सदी में जल को नीला सोना कहा जा रहा है और दुनिया के कई हिस्सों में साझा नदियों को लेकर देशों के बीच विवाद है। अगर हम अपने पड़ोसी की ही बात करें, तो हम अपना ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी और पश्चिम एशिया में जॉर्डन नदी के पानी को लेकर संघर्ष प्रमुख रहे हैं। ठीक है? भविष्य के संकट की अगर हम बात करें तो विद्वानों का मानना है कि यदि अगला विश्व युद्ध हुआ तो उसका एक मुख्य कारण स्वच्छ पानी की कमी और उस पर नियंत्रण पाने की होड़ भी होगी। ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये क्योंकि क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चंस की बच्चे जल्दी प्रैक्टिस भी नहीं करते और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है? आगे अगर हम चलें
तो क्वेश्चन है हमारा कि 1969 में कांग्रेस को विभाजन की ओर ले जाने वाली किन्हीं 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो ये 2 घटनाएँ क्या थी? पहला क्या कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का टकराव। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का टकराव। तो कांग्रेस के भीतर पुराने और प्रभावशाली नेताओं के समूह और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच सत्ता के केंद्र को लेकर गहरा मतभेद था। तो ये एक कारण बना किसका? कांग्रेस के विभाजन का, ठीक है? दूसरा कारण क्या बना? 1969 का राष्ट्रपति चुनाव जिसमें हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे वो एन संजीव रेड्डी थे, जिसके खिलाफ इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार किसको? वीवी गिरी को खड़ा किया, ठीक है? उनको समर्थन दिया और जो है बोला कि भाई जितने भी सदस्य हैं वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दें, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो वीवी गिरी थे वो जीत गए और इस जीत ने औपचारिक रूप से कांग्रेस को 2 गुटों में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बाँट दिया। कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट वाला ग्रुप था, जिसमें बड़े कद्दावर नेता थे, ठीक है? और कांग्रेस आर जिसमें इंदिरा गांधी एक प्रमुख नेता थीं, ठीक है? आगे अगर हम चलें कि भारत से गरीबी हटाने के लिए इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों का वर्णन कीजिए। मतलब इंदिरा गांधी ने ऐसे कौन से 4 स्टेप्स लिए थे जिसके कारण भारत में गरीबी कम हो सके, ठीक है? तो पहला जो कदम उठाया उन्होंने क्या कि अपने चुनाव में नारा दिया, कौन-सा? गरीबी हटाओ का नारा। तो 1971 के चुनाव में इसे मुख्य एजेंडा माना गया था। उसके बाद दूसरा क्या किया? दूसरा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है? जो कि 1969 में किया था जो है इंदिरा गांधी ने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि बैंकिंग सेवाओं गरीबों और ग्रामीण क्षेत्र ताकि बैंकिंग सेवाएं जो है गरीबों तक और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके। प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी ने की थी। तो जो पुराने राजा थे, पूर्व राजाओं को दिए जाने वाले विशेष भत्तों को खत्म कर उस धन का उपयोग जन कल्याण के लिए किया गया। ठीक है, तो प्रिवी पर्स की समाप्ति की। प्रिवी पर्स क्या था? प्रिवी पर्स वो भत्ता था, जो रियासतों को दिया जाता था, उनकी कितनी भूमि है, उसके आधार पे, ठीक है? जो कि सालाना दिया जाता था। मतलब हर साल में दिया जाता था। तो इंदिरा गांधी ने इसको भी समाप्त कर दिया। 20 सूत्री कार्यक्रम, तो उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम लाया, जैसे भूमि सुधार, बंधुआ मज़दूरी का उन्मूलन, भूमिहीन किसानों को आवास जैसे लक्ष्यों से इस प्रकार के कई सारे विशेष कार्यक्रम लाए। तो इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाए थे किसके लिए? भारत से गरीबी को हटाने के लिए। तो ये 4 प्रमुख कदम हैं इंदिरा गांधी के। अगर हम आगे बात करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए कोई 2 कदम सुझाइए। ठीक है? तो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए 2 कदम कौन-कौन से? पहला है संतुलित क्षेत्रीय विकास करना। मतलब क्या है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास का लाभ सभी राज्यों और क्षेत्रों तक समान रूप से पहुँचे। क्यों पहुँचे? ताकि क्षेत्रीय असंतोष के कारण पैदा होने वाली अलगाववादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जा सके। ठीक है? दूसरा क्या? विविधता का सम्मान और समावेशी शिक्षा। तो देश की विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों का सम्मान करते हुए ऐसी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना जो विविधता में एकता की भावना को मजबूत करे। तो ये ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, ठीक है? आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए किए गए कार्य जो है अगर हम देखें दोबारा देखते हैं इसको, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं किन्हीं 2 गैर सरकारी संगठनों के योगदान की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं इसकी तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है और यह मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करता है और सरकारों पर दबाव बनाता है कि अपने नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें, ठीक है? और जो भी ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो विश्वसनीय मानी जाती है वैश्विक स्तर पे। अगर हम इसके दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? ह्यूमन राइट वॉच, ठीक है? तो यह अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है और तथ्यों को उजागर करता है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के मुद्दों की ओर खींचता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में मदद करता है। आगे अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो मानव विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काम कर रहे हैं किन्हीं 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के योगदान को स्पष्ट कीजिए, ठीक है? तो पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास
और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काम करने वाले जो संगठन है उसमें पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म भी कई बारी पूछी गई है एमसीक्यू में भी। ठीक है, तो यह संगठन मुख्य रूप से मानव विकास के लिए काम करता है और यह हर साल मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आधार पर देशों की प्रगति को मापता है। यह गरीबी कम करने और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे अगर हम बात करें दूसरी संस्था की, तो वो है विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को तय करता है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाना यानी कि आसान बनाना, देशों के बीच व्यापारिक विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना है। ठीक है, यह वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, तो वैश्वीकरण ने भारत में हुए किन्हीं 2 नकारात्मक परिणामों की व्याख्या कीजिए। मतलब वैश्वीकरण के कारण भारत में ऐसे कौन से 2 नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो पड़े हैं भारत के ऊपर? तो पहला क्या है? लघु उद्योग पर प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कारण विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से भारतीय लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है और सस्ते आयातित माल के कारण कई छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें सांस्कृतिक क्षरण की, यानी कि जो कल्चरल इरोजन है वो हुआ है। ठीक है? कल्चरल इरोजन हुआ है। तो वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भारतीय समाज पर बढ़ गया है। इससे हमारी पारंपरिक जीवन शैली, खान-पान और पहनावे पर गहरा असर पड़ा है, जिसे कई लोग भारतीय संस्कृति के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के संबंध नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। इस कथन के पक्ष में 4 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण क्या है? सैन्य सहयोग। रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार रहा है। अगर हम बात करें S-400 मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण रक्षा सौदे जो है इसके उदाहरण हैं। ऊर्जा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है? तो ये एक पूर्ण चीज़ है। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान, तो भारत के अंतरिक्ष मिशनों में रूस तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। राजनैतिक समर्थन हमें देता ही है, जैसे अगर हम बात करें कश्मीर के मुद्दे पे जो है संवेदनशील विषयों पर रूस ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष लिया है। ठीक है? आगे अगर हम देखें, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को विश्व की एक नई महाशक्ति समझा जाता था। ठीक है? किन्हीं 4 तर्कों से इस कथन का समर्थन कीजिए। सिंपली ये पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन? ये पूछ रहा है कि सोवियत संघ की विशेषताएँ बताइए, लेकिन घुमा दिया क्या किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को विश्व की एक महाशक्ति समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? तो सिंपली क्या है, अगर हम देखें खास तौर पे तो ये है विशेषता पूछ रहा है, लेकिन किस तरीके से पूछ रहा है? घुमा के। बच्चा कन्फ्यूज़ होगा, लगेगा कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? तो इसका अगर हम देखें पहली विशेषता क्या थी? शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था। सोवियत संघ के पास दुनिया की सबसे बड़ी और आधुनिक सेनाओं में से एक थी। उसके पास परमाणु हथियारों का विशाल ज़ख़ीरा था। ठीक है? आगे अगर हम बात करें विकसित अर्थव्यवस्था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व में कहीं अधिक विकसित थी और उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे। बेहतर बुनियादी ढाँचा, तो सोवियत संघ के पास संचार और परिवहन का एक बहुत ही जटिल कुशल नेटवर्क था, जो दूर-दराज के क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था। राज्य का नियंत्रण, तो वहाँ की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे जो बुनियादी सुविधाएँ थी, वो काफ़ी न्यूनतम दर पे सुनिश्चित कर रखी थी, जिससे देश में आर्थिक स्थिरता थी। ठीक है? आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा 1975 में घोषित आपातकाल से सीखे गए किन्हीं 2 पाठों यानी कि सबक की व्याख्या कीजिए। ठीक है? तो 2 सबक क्या थे? सबसे पहला चीज़ कि भारत से लोकतंत्र को हटाना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, यानी कि लोकतंत्र की मजबूती का एहसास हुआ सबक में हमें। ठीक है? और जो है भले ही कुछ समय के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएँ ठप हो गई, लेकिन अंततः जनता ने चुनाव के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाई और लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुनः बहाल किया। ठीक है?
आगे अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों में सुधार किया। हमें पता है कि जब आपातकाल लगाया था तो इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया था और वो जो है उस संशोधन को जो है हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है? उसके ज़रिए जो है अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया था और उससे पहले जो हमारे देश में आपातकाल लगाने के लिए जो बात रखी जाती थी वो क्या कहा जाता था कि आंतरिक अशांति के चलते जो है आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन फिर इसमें संविधान में संशोधन किया 44वां संविधान संशोधन, जिसके तहत आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। मतलब क्या है कि आपातकाल लगाने के लिए देश में सशस्त्र विद्रोह होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं होगा तो आप आपातकाल नहीं लगा सकते हैं और इसके लिए जो है संसद की मंजूरी भी आवश्यक है। ठीक है? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें, विभाजन के समय देश के कुछ भागों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को कम करने में महात्मा गांधी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही सांप्रदायिक तनाव को खत्म करने में? ठीक है? तो 1947 में जब देश विभाजन की त्रासदी और भीषण सांप्रदायिक दंगों से जूझ रहा था, तब महात्मा गांधी ने अकेले जो है एक अकेले व्यक्ति की सेना की भूमिका निभाई। ठीक है? कैसे? अहिंसक उपस्थिति के ज़रिए। अहिंसक उपस्थिति कैसे? जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, गांधी जी दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में थे। उन्होंने नोआखली और अन्य स्थानों पर पैदल यात्राएँ की और लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की। उपवास का प्रभाव, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, ठीक है? और उनके नैतिक प्रभाव और उपवास के कारण दंगाइयों ने हथियार डाल दिए थे, ठीक है? उसके बाद जो है सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश दिया गांधी जी ने। तो गांधी जी ने दंगों के दौरान मुस्लिम अल्पसंख्यकों के घरों और बस्तियों में जाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की और हिंदुओं व सिखों को समझाया कि वे प्रतिशोध की भावना को त्याग दें, ठीक है? ये जो है योगदान रहा गांधी जी का। आगे अगर हम बात करें कि अ, चीन द्वारा अपनाई गई विभिन्न आर्थिक नीतियों की व्याख्या कीजिए जिससे उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। ठीक है? तो चीन ने 1970 के दशक के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिन्हें अक्सर चीनी आर्थिक चमत्कार के रूप में देखा जाता है। सबसे पहला कदम मुक्त द्वार की नीति का अपनाना। तो 1978 में 1978 में वहाँ के जो नेता थे देंग सियाओपिंग, उन्होंने जो है मुक्त द्वार की नीति अपनाई और जिसका उद्देश्य विदेशी पूंजी और तकनीकी तौर पे चीन में निवेश करना और जो है जो दुनिया के अलग-अलग देश हैं उसको जो है आकर्षित करना था। ठीक है? खेती का निजीकरण किया 1982 में। तो चीन ने सोवियत मॉडल को छोड़कर सबसे पहले कृषि का निजीकरण किया। इससे किसानों की आय में भारी वृद्धि हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बढ़ने लगी। ठीक है? उद्योगों का निजीकरण 1985। तो खेती के बाद चीन ने उद्योगों का भी निजीकरण किया और निजी उद्योगों को फलने-फूलने का मौका दिया। आगे अगर हम बात करें विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिकल ज़ोन तैयार किए, ठीक है? और जहाँ करों की छूट और अन्य सुविधाएँ दी गई ताकि विदेशी कंपनियाँ वहाँ अपनी इकाइयाँ लगा सकें। विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश, ठीक है? तो 2001 में चीन डब्ल्यूटीओ में शामिल हो गया जिससे उसे वैश्विक बाज़ारों तक अपनी पहुँच और अधिक मजबूत करने में मदद मिली, ठीक है? आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है हमारा 1960 और 1980 के दशक के मध्य दक्षिण कोरिया एशिया में आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा गया। इसके किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है? तो अगर हम बात करें जो है इसके 2 कारण की, तो दक्षिण कोरिया के इस तीव्र विकास के पीछे 2 प्रमुख कारण ये थे कि पहला निर्यात उन्मुख औद्योगिकीकरण, यानी कि दक्षिण कोरिया ने केवल घरेलू बाजार पर निर्भर रहने की बजाय निर्यात पर ध्यान केंद्रित किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, जिससे देश में विदेशी मुद्रा कमाने में जो है सफल रहा जिससे देश जो है विदेशी मुद्रा कमाने में सफल रहा। ठीक है? इसके अलावा मानव संसाधन और शिक्षा में निवेश। सरकार ने शिक्षा और तकनीकी कौशल के विकास पर भारी निवेश किया।
एक शिक्षित और कुशल कार्यबल ने आधुनिक उद्योग की ज़रूरतों को पूरा किया, जिससे उत्पादन की गुणवत्ता और गति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और इसके साथ भूमि सुधार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। आगे अगर हम चलें, तो सुरक्षा के लिए खतरों के पारंपरिक स्रोतों से खतरों के नए स्रोत किस प्रकार भिन्न हैं? स्पष्ट कीजिए। तो जब हम सुरक्षा की अवधारणा की बात करते हैं, तो उसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक 2 प्रकार की अवधारणा है। तो सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक, जिसको हम नए स्रोत भी बोलते हैं, में अंतर की जब हम बात करते हैं तो क्या है? पारंपरिक खतरे की जब हम बात करें, तो ये मुख्य रूप से सैन्य खतरों से संबंधित होते हैं। इसमें खतरा एक देश की सेना द्वारा दूसरे देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर होता है। इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि भाई आप सैन्य शक्ति को बढ़ाओ, देशों के साथ गठबंधन करो और शक्ति संतुलन करो। ठीक है? अब नए खतरों के जो स्रोत हैं हमारे, वो क्या हैं? वो है जो है, अगर हम बात करें, जिन्हें हम मानव सुरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है और ये केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि महामारियों, वैश्विक ताप वृद्धि, आतंकवाद, गरीबी और विस्थापन भी इसमें शामिल है। ठीक है? अब इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो जहाँ पारंपरिक सुरक्षा का केंद्र राज्य होता है, राज्य की संप्रभुता होती है, वहीं नए स्रोतों का केंद्र पूरी मानवता और व्यक्ति होता है। नए खतरों से निपटने के लिए सैन्य बल के बजाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए गए किन्हीं 4 योगदान का वर्णन कीजिए कि भारत ने ऐसे कौन से 4 योगदान दिए हैं जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ी है। तो पहला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, मतलब क्या है कि भारत ने यूएन की पीस कीपिंग सेना में अपना जो है योगदान दिया है। भारत दुनिया भर के संघर्षों में या संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में एक है। अगली अगर हम बात करें, कूटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है? तो शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी गुट में शामिल ना होकर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत की और तनाव कम करने में भूमिका निभाई। उसके बाद निशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण भी बोल सकते हैं इसको। तो भारत ने हमेशा वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग का समर्थन किया है। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, तो भारत ने जो है हमेशा ये चाहा है कि जो भी विवाद हो उसको आपसी बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण सुलझा लिया जाए। ठीक है? तो अगर हम देखें तो भारत ने हमेशा पंचशील सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने पर जोर दिया है। ठीक है? आगे अगर हम बात करें कि भारत की विदेश नीति के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो भारत की विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण 4 सिद्धांत हैं, उसमें गुटनिरपेक्षता, यानी कि 2 में से किसी भी गुट में शामिल ना होना, ना यूएसए, ना यूएसएसआर, ठीक है? पंचशील के सिद्धांत, जिसमें हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात करते हैं, साम्राज्यवाद और रंगभेद का विरोध, विश्व शांति और सुरक्षा। तो ये 4 जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जो कि भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है? आगे अगर हम बात करें, तो 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में हुए छात्र आंदोलन के उद्देश्यों और साधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो पहले उद्देश्य समझते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई 1974 में जो छात्र थे बिहार के भी और गुजरात के भी, उन्होंने आंदोलन किया था। आंदोलन किस चीज़ को लेकर के था? तो बिहार के छात्रों ने बढ़ती हुई महँगाई, भ्रष्टाचार, रोज़गार और खाद्यान्न की कमी के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। ठीक है? तो जयप्रकाश नारायण ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया और जिसका उद्देश्य केवल सरकार बदलना नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाना था। तो ये उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाना। साधन क्या अपनाया? तो साधन अपनाया गया अहिंसा, ठीक है? और अगर हम देखें तो जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को ये साफ शब्दों में कह दिया था कि मेरी 2 ही शर्तें हैं इसमें शामिल होने की। पहली ये कि जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और दूसरी ये कि ये सिर्फ़ बिहार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए। तो साधन क्या अपनाया उन्होंने? आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था, जिसमें बड़े पैमाने पर रैलियाँ हुई, प्रदर्शन हुई, हड़ताल हुए, घेराव हुए, जैसे शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। जेपी ने छात्रों से कक्षाओं का बहिष्कार करने, जन जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। ठीक है? आगे चलें।
1980 में मंडल आयोग द्वारा की गई किन्हीं 2 सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की। ठीक है? पहली सिफारिश क्या थी? सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में 27% की आरक्षण की बात की। कितने प्रतिशत की? 27%, 27% जो है रिजर्वेशन की बात की। भूमि सुधार की अगर हम बात करें तो आयोग का मानना था कि सामाजिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि स्वामित्व में असमानता है। इसलिए उसने पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कट्टरपंथी भूमि सुधारों की सिफारिशें जो है की। तो जो सिफारिशें हैं वो ये रहीं, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो हमारे जो 4 अंक वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो पीवाईक्यू हैं वो दोनों ही यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है? आगे हम बात करेंगे 6 अंकों के क्वेश्चंस की।